हेलन केलर ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि इंस्पिरेशन है पूरी की पूरी दुनिया के लिए। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या अचीव किया है अपनी लाइफ में जिसकी वजह से उनको एक इंस्पिरेशन की तरह देखा जाता है पूरी की पूरी दुनिया में, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, उसको आप पढ़ सकते हैं। और उनके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है द मिरेकल वर्कर, वो मूवी आप देख सकते हैं। और 2005 में एक मूवी आई थी इंडिया में ब्लैक के नाम से, जिसमें अमिताभ बच्चन थे और रानी मुखर्जी थी, तो आप वो मूवी भी देख सकते हैं। दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द लाइफ ऑफ हेलन केलर। तो आज हम हेलन केलर की जो कोटेशंस हैं उसके थ्रू उनकी थॉट प्रोसेस की डेप्थ में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी उन्होंने अचीव किया या जो उनका एटीट्यूड था उसके पीछे रीजन क्या था। लेकिन उससे पहले मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूं। हेलन जब सिर्फ 19 महीने की थी तब उनको एक बीमारी हुई थी। उस बीमारी को प्रॉपर्ली कोई डायग्नोज नहीं कर पाए डॉक्टर्स, लेकिन उसकी वजह से वो पूरी तरह से डेफ ब्लाइंड हो गई, यानी कि ना वो सुन सकती थी ना वो देख सकती थी। उसके बाद उनके घर वालों ने बहुत कोशिश करी कि किसी तरीके से कि उनकी देखने की और सुनने की शक्ति वापस आ जाए। वो बहुत डॉक्टर्स के पास गए, बहुत जगह गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब हेलन 6 साल की थी तब उनके कॉन्टैक्ट में आई उनकी टीचर, जिसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। इनफैक्ट जितना रोल हेलन का है उनकी सक्सेस में या उनकी अचीवमेंट्स में, उनसे बड़ा रोल उनकी टीचर का है। ये जो नेवर गिव अप एटीट्यूड था एक्चुअल में वो एन सेल्वन का था। जो सबसे बड़ा चैलेंज था हेलन के लिए और एन के लिए वो ये था कि किस तरीके से उनको वर्ड्स का मीनिंग समझाया जाए। वर्ड सिखाना इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, उस वर्ड का किस ऑब्जेक्ट से रिलेशन है ये समझाना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वो सुन नहीं सकती, वो देख नहीं सकती। तो अब कैसे उनको ये बताया जाए कि ये जो आपके हाथ पे जो टच हो रहा है इसको पानी कहते हैं, इसको वाटर कहते हैं। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। तो वो जब आप मूवी देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा कि ये कैसे हुआ, ये मिरेकल कैसे हो पाया। लेकिन उस मूवी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है जहां पर जा करके जो एन है यानी कि उनकी टीचर, हेलन की टीचर, वो हेलन की मदर को बोलती हैं कि मेरा सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि किस तरीके से मैं इनको कम्युनिकेट करूं, किस तरह से हेलन को बताऊं कि इस वर्ड का मतलब ये होता है कि ये टेबल है, ये चेयर है, कैसे बताऊं, ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। तो उनकी मदर ने उनसे पूछा टीचर से, तो फिर आप ये कैसे करोगे? तो उनकी टीचर ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कि एक पंछी होता है, एक मूवमेंट आता है उसकी लाइफ में जब वो उड़ जाता है, ऐसे ही हेलन की लाइफ में एक मूवमेंट आएगा। वो कब आएगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक मूवमेंट आएगा जब ये क्लिक हो जाएगा हेलन को कि इस वर्ड का मतलब ये होता है। एंड दिस वाज द एक्चुअल मिरेकल। और जो पहला वर्ड उनके मुंह से बाहर निकला था वो था वाटर। उसके बाद में उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद में वो अपनी मदर के पास में गई, फादर के पास में गई, उनको टच किया, जाकर के अपनी टीचर से पूछा अच्छा ये कौन है, तो उन्होंने लिख करके बताया कि ये मदर है, ये फादर है, ये टेबल है, ये चेयर है। उसके बाद में वो सिलसिला शुरू हो गया। इनफैक्ट ये जो स्टोरी है ये सिर्फ हेलन की नहीं है, ये हेलन और एन की स्टोरी है, क्योंकि मरते दम तक एन ने हेलन का साथ नहीं छोड़ा। तो ये सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप नहीं है, ये एक दोस्ती की कहानी है, कंपेनियनशिप की कहानी है। तो इस कहानी से सिर्फ हम ये नहीं सीख सकते कि ये इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, हम ये भी सीख सकते हैं कि एक रिलेशनशिप क्या होती है, कि अगर दो लोग साथ में आ जाए जिनकी अपनी अलग अलग पावर्स हो तो वो दोनों मिल करके किस तरीके से मिरेकल्स कर सकते हैं। तो हेलन उसके बाद में सीखती चली गई वर्ड्स, वर्ड से बने सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से फिर ग्रामर, फिर उसके बाद में लिप्स को टच करके और थ्रोट को टच करके वो बोलना भी सीख गई। और वो दुनिया की पहली ऐसी इंसान बनी जो कि डेफ ब्लाइंड होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी बैचलर ऑफ आर्ट्स में। लेकिन वो यहां नहीं रुकी, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। तो ना सिर्फ उन्होंने पढ़ा और बोलना शुरू किया, उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कई बुक्स लिखी, जिसमें से सबसे पॉपुलर उनकी जो बुक है वो है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने ट्रैवल किया एज अ लेक्चरर। सो शी वॉज नॉट जस्ट अ ग्रेजुएट बट ऑल्सो एन ऑथर एंड अ लेक्चरर। ये थी उनकी अचीवमेंट। और कौन है ये इंसान जो कि ना देख सकती है ना सुन सकती है बचपन से ही? तो इस इम्पॉसिबल काम को इन दोनों ने मिलके, हेलन ने और एन ने मिल करके कैसे पॉसिबल किया, ये अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार ये मूवी जरूर देखो आप, द मिरेकल वर्कर। तो अब हेलन केलर की जो पॉपुलर कोटेशंस हैं उसकी हम डेप्थ में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो उन्होंने अचीव किया उसके पीछे क्या थिंकिंग थी। तो उनका पहला कोट है, द ओनली थिंग वर्स देन बीइंग ब्लाइंड इज हैविंग साइट बट नो विजन।
मतलब ना देख पाना, इससे खराब क्या होगा सोचो। मतलब हम किसी कमरे में बैठे हों और एकदम से लाइट चली जाए और अंधेरा हो जाता है कुछ देर के लिए, तो कैसा फील होता है। सोचो वो इंसान जिसकी जिंदगी में अंधेरा हमेशा के लिए हो गया है, वो कुछ देख ही नहीं सकता है। तो ये अपने आप में छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन वो कह रही है इससे भी बुरा क्या हो सकता है, इस अंधेरे से भी जो और ज्यादा डार्क है वो है आपके पास आंखें तो हैं लेकिन कोई विजन नहीं है। अगर आप ये मूवी देखेंगे जिसकी मैंने अभी बात करी, द मिरेकल वर्कर, तो आपको समझ आएगा कि ये विजन एक्चुअल में जो हेलन कुछ कर पाई उसके पीछे किसी की विजन थी। वो थी एन सुलिवन की विजन, उनकी टीचर की विजन। हेलन तो खुद एक बच्ची थी 6 साल की, उसको क्या पता, वो तो बिल्कुल एक कच्ची मिट्टी की तरह थी। उसके पेरेंट्स ने उम्मीद छोड़ ही दी थी। जो एन की विजन थी, जिस तरीके से वो हेलन को देख रही थी, उसमें सबसे बड़ी रुकावट खुद हेलन थी और हेलन के पेरेंट्स थे। वो उस विजन को पूरा नहीं होने दे रहे थे, लेकिन ये अड़ी हुई थी। एन ने अपनी विजन को नहीं छोड़ा। एन ने हेलन में कुछ ऐसा देख लिया जो और कोई नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो विजन पॉसिबल हो पाई। इसी तरीके से अगर हम खुद को सिर्फ उतना ही देखते हैं, आंखों से क्या होता है, हम देख सकते हैं। क्या देखेंगे शीशे में, हमको क्या दिखेगा, हमको एक बॉडी दिखेगी। अरे तो बॉडी तो जानवरों की भी है, बॉडी तो सबकी है। ऐसा क्या खास है आप में, ऐसा क्या है आप में जो आप कर सकते हो जो इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। अगर उसको आप डिस्कवर कर सकते हो और उसके बारे में सोच सकते हो और उसको अचीव करने के लिए स्टेप्स उठा सकते हो, इसको विजन बोलते हैं। मतलब अगर आप अपने अंदर कुछ ऐसा देख सकते हो जो शीशे में नहीं दिख रहा है, दैट इज विजन, दैट इज बेटर देन आई साइट। आंखें आपको सिर्फ वो दिखा सकती है जो है, लेकिन जो हो सकता है वो आंखें नहीं दिखा सकती। उसको हमें अपने अंदर पहले देखना पड़ता है, फिर वो बाहर पॉसिबल हो पाता है। एक और इनका बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है जो इसी से रिलेटेड है, वो है व्हेन वन डोर ऑफ हैप्पीनेस क्लोजेस अनदर ओपन्स, बट ऑफन वी लुक सो लॉन्ग एट द क्लोज्ड डोर दैट वी डू नॉट सी द वन व्हिच हैज बीन ओपन फॉर अस। सबसे पहले समझते हैं कि कोटेशन आ कहां से रही है। ये आ रही है हेलन के स्टैंड पॉइंट से। उनके 2 ऐसे दरवाजे जिस दरवाजों से हम सीख सकते हैं, हम सब सीखते हैं, वो दोनों ही दरवाजे हेलन के लिए बचपन में ही बंद हो गए थे। कौन से दरवाजे? देखने का और सुनने का। तो अब अगर वो चाहती तो वो उन्हीं बंद दरवाजों की तरफ देखती रहती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये देखा कि अगर मेरे ये 2 दरवाजे बंद हुए, यानी ये 2 सेंसेस मेरे काम नहीं कर रहे हैं, तो एक और सेंस है, द सेंस ऑफ टच, उसको उन्होंने हाइटेंड कर दिया। इनफैक्ट उनका सेंस ऑफ टच बहुत ज्यादा हाइटेंड हो गया था कि वो टच करके, अगर कोई बोल रहा है तो यहां पे टच करके और यहां पे टच करके वो पता लगा सकती थी कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इनसे हमको ये सीखना है, ये इंस्पिरेशन लेनी है कि अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से बस रोते नहीं रहना है, जैसा हम करते हैं ज्यादातर, कि अपने दुखड़े नहीं रोते रहना है कि कुछ हो गया है हमारे साथ में, बस उसी को लेकर के हम रोए चले जा रहे हैं या उसी के बारे में हम सोचे चले जा रहे हैं। अब वो चाहे कुछ भी हुआ है। इनफैक्ट लाइफ को अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो लाइफ में सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट है, वो है चेंज, बदलाव। यही कांस्टेंट है, बदलाव ही नहीं बदलता है, बाकी सब कुछ बदलता है। तो जब भी कुछ बदल जाता है तो हमारे पास में 2 चॉइसेस होती हैं। एक, जो पहले था बस उसी को हम देखते रहें। जैसे एक नदी है, एक नदी बह रही है, लाइफ बिल्कुल एक नदी के जैसी है। लाइफ को अगर बारीकी से समझना है तो लाइफ को एक नदी की तरह देखो, बहती हुई नदी जिसमें अलग अलग फॉर्म्स बनती रहती है। 2 लहरें होती हैं, आपस में मिल जाती हैं, बिछड़ जाती हैं, बुलबुले बन जाते हैं, मिट जाते हैं। ये सब चलता रहता है उस नदी में। तो हमारे पास में 2 ऑप्शंस होते हैं जब हम बैठ करके उस नदी को देख रहे हैं। एक कि जो था बस उसी के बारे में हम बैठे बैठे सोचते रहे कि वो कितना सुंदर बुलबुला था, मुझे उसको देख करके बहुत खुशी होती थी। अब देखो वो फट गया है, वो मर गया है। अरे भाई कुछ मरता नहीं है अगर बारीकी से ऑब्जर्व करोगे नदी में। क्या बुलबुला मर गया है? क्या बन गया है वो? पानी। बुलबुला बनने से पहले वो क्या था? पानी। जिस वक्त बुलबुला था उस वक्त क्या था? पानी। तो क्या बन रहा है, क्या मिट रहा है? कुछ भी नहीं, सिर्फ बदल रहा है। यही प्रकृति का नियम है।
जब भी कुछ बदलता है तो कुछ मरता है, तभी कुछ पैदा होता है। जब हमारे अंदर कुछ मर जाता है तभी तो कुछ नया पैदा होता है। तो रोना क्यों है कि वो मर गया है? अरे कुछ नया भी तो पैदा हुआ है उसके साथ में, उसको तो देखो। और लाइफ को अगर आप और बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे वी आर लिविंग इन द फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। लाइफ में क्या क्या हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप क्या क्या कर सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बंद दरवाजे तो लिमिटेड हैं, लेकिन जो खुले हुए दरवाजे हैं वो अनलिमिटेड है, वो इन्फिनिट है। सिर्फ कुछ दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन हर मोमेंट में अनलिमिटेड दरवाजे खुले रहते हैं हमेशा। बस हमारी नजर वहां पर नहीं जाती है क्योंकि हम बंद के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो रास्ता बंद हो गया है उधर मत देखते रहो, जो रास्ते खुले हुए हैं उधर देखो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट कोट इज नेवर बेंड योर हेड, होल्ड इट हाई, लुक द वर्ल्ड स्ट्रेट इन द आई। दुनिया की आंख में आंख मिला करके बात करने का दम होना चाहिए आपके अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खुद को किसी से भी कम मत समझो। इसका मतलब यह नहीं है कि खुद को दूसरे से ज्यादा समझो। मुझे पता है जैसे मैं ये लाइन बोलूंगा कि खुद को किसी से कम मत समझो, आपकी ईगो को बड़ा मजा आएगा सुन करके। आप कहोगे अरे वाह, इसका मतलब मैं तो वो। नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है खुद को किसी से कम मत समझो। तो आप ना किसी से कम हो ना किसी से ज्यादा हो। कुछ आपकी वीकनेसेस हैं जो सामने वाले की स्ट्रेंथ हो सकती है, कुछ सामने वाले की वीकनेसेस हैं जो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। सिर्फ अपनी वीकनेसेस को सामने वाले की स्ट्रेंथ से क्यों कंपेयर कर रहे हो? इनफैक्ट कंपेयर ही क्यों कर रहे हो? अपनी स्ट्रेंथ्स की तरफ देखो ना। ये देखो ना कि आप क्या कर सकते हो, ये नहीं कि क्या आप नहीं कर सकते। ये मत देखो कि आपके पास में क्या नहीं है, ये देखो कि क्या है और क्या हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डरो मत, इस दुनिया से डरो मत, क्योंकि जो डरता है उसको दुनिया और डराती है, जो दबता है उसको और दबाती है, जो अपने आप को इंफीरियर समझता है उसको और ये रियलाइज कराया जाता है कि वो इंफीरियर है, जो दबता है उसको इतना दबा दिया जाता है कि उसको आगे बढ़ने का मौका तक नहीं मिलता है। तो ऑलवेज लुक एट दिस वर्ल्ड स्ट्रेट इन द आई, नॉट विद एरोगेंस। इसलिए नहीं कि मैं तो ये, मैं तो वो तो नहीं। ना मैं आपसे कम, ना मैं आपसे ज्यादा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है इस कोटेशन की? कि ये देखो, ये कोटेशन आ कहां से रही है? वो जो खुद देख नहीं सकती, वो ये कह रही है कि अगर आप नहीं भी देख सकते तब भी दुनिया की आंख में आंख डाल करके बात करो। अगर आप नहीं देख सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले से कम हो। इसी तरह से अगर आपके पास में कुछ ऐसा नहीं है जो सामने वाले के पास में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले से कम हो। तो कॉन्फिडेंस से देखो उसको। तो जो भी कुछ इन्होंने कहा है या जो भी कुछ इन्होंने किया है अपनी पूरी लाइफ में, अगर उस सबको सम अप करना हो एक लाइन के अंदर अंदर, तो वो क्या है कि कभी भी सर झुका के मत जियो, चाहे कुछ भी हो जाए। सर झुका के मत जियो, सर उठा के जियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।